अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सहेल गोइंदी अपने तज़िये के साथ शाम की सूरत हाल। यकायक दमिश्क मुखालिफ या बशारुल असद की हुकूमत के मुखालिफ जो मुसल्लह मज़ाहमतकार हैं, जिन्होंने 2011 में जंग शुरू की और ख़ामोशी से 2 साल से वो खामोश पड़े थे, यकायक 28 नवंबर को उन्होंने हलब जैसे शहर पर हमला कर दिया। ये बिल्कुल उससे दूसरे रोज़ हुआ जिस दिन इसराइल ने लबनान की मुसल्लह तंजीम हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ सीज़ फायर किया। ये क्यों हुआ? मैं इसकी मुख्तसर तारीख़ आपको बताऊं। अगर आप ये तारीख़ नहीं समझेंगे, ये हक़ाइक़ नहीं जानेंगे, तो मिडल ईस्ट को और इस हमले को समझ ही नहीं पाएंगे। इसराइल के ख़िलाफ़ जो रीजन की 5 या 4 बड़ी ताकतें हैं जिनके पास वार मशीनरी थी या है, अगर उनको आप नहीं जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, तो आप सूरत हाल नहीं जान सकते। इसराइल के ख़िलाफ़ सबसे पहली और बड़ी मज़ाहमत की जो रियासत थी वो शाम थी। आपने देखा होगा कि शाम के अंदर, जो कि एक सेकुलर लिबरल सोशलिस्ट हुकूमत है, उस हुकूमत के पास PLO के पनाह गज़ीन जो लीडर थे, उनके बड़े रहनुमा, और हमास के रहनुमा वहाँ हमेशा सियासी पनाह लेते रहे। इसी तरह इराक जो सद्दाम हुसैन की क़यादत में था, और कदाफ़ी का लीबिया। शाम के साथ क्या हुआ? डिसमेंटल किया। और उसके बाद उससे पहले यानी इराक के साथ क्या हुआ? उसको डिसमेंटल किया, उसकी वार मशीनरी तोड़ी, और इसी तरह लीबिया जो कि कदाफ़ी की क़यादत में था। और इसके साथ साथ ईरान को भी गैर मौसर करने की कोशिशें जारी थीं और जारी हैं। यानी कि 3 अहम ताकतों को डिसमेंटल कर दिया जो किसी तौर पर भी इसराइली रियासत जारहियत को या उसके एक्सपेंशनिज़म को रोक सकते थे। ये 3 बड़ी रियासतें जो बड़ी ताकतवर वार मशीनरी रखती थी, वसाइल रखती थीं और इसराइल मुखालिफ थीं, ये पिछले 20 साल में डिसमेंटल हो चुकी। अब जो एक हुकूमत थी शाम की, जिसको 2011 में जिसके ख़िलाफ़ खाना जंगी जिस मुल्क में हुई और इसको पूरी दुनिया के सरमायादार ममालिक ने उस जंग को सपोर्ट किया बशारुल असद के ख़िलाफ़, सिवाय ईरान, रूस, हिज़्बुल्लाह और किसी हद तक चीन ने। लेकिन वो बशारुल असद की हुकूमत गिरा ना सके। लेकिन जब 27 नवंबर को इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के साथ सीज़ फायर का ऐलान किया, तो दूसरे रोज़ शामी मज़ाहमतकारों ने इसराइल पर हमला कर दिया। तो शामी मज़ाहमतकारों ने शाम पर हमला कर दिया, और ये हमला उन लोगों ने किया जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है और उसके इत्तेहादी सपोर्ट करते हैं। इसमें जो अहम नुक्ता है कि हलब, ये बड़ा तारीख़ी शहर है, दमिश्क के बाद दूसरा बड़ा शहर है। अब ये शामी जो सरकार की बशारुल असद की हुकूमत के हामी फ़ौजें थीं, यानी रियासत की फ़ौजें थीं, वो वहाँ से पसपा हो रही हैं और रूस वहाँ पर बड़े हमले कर रहा है। इसमें आप देखेंगे कि अमेरिका के अलावा तुर्की बढ़कर हिस्सा ले रहा है इन मज़ाहमतकारों की पुश्त पर। वो क्यों ले रहा है? उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि यहाँ पर जो तुर्कमान पूरी पट्टी है, तुर्की का दावा है कि ये हमारे तुर्क भाई हैं और ये हमारा ख़ित्ता है। और इसके अलावा दूसरी अहम तरीन वजह जो है कि तुर्की ये समझता है कि हमारी ऑटोमन एम्पायर जो टूटी थी, उसकी ये बाकियात हैं, इन ख़ित्तों पर हमारा हक बनता है। लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो दाश को शिकस्त दी थी वो कुर्दों ने दी थी, जो सीरियन कुर्द थे, और उनको तुर्क कुर्द भी सपोर्ट करते थे। जो कुर्दों की मूवमेंट है वो कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और अमरीकी और कैपिटलिस्ट ममालिक के ख़िलाफ़ है। लेकिन सबसे बड़ा विक्टिम उसका खुद तुर्की है, चूँकि कुर्द एक अलहदा मुल्क चाहते हैं और उनकी एक बड़ी बेस बन गई थी। लिहाजा ऐसी जंग में तेरा दुश्मन तो मेरा दुश्मन, इत्तेहादी ऐसे ही करते हैं। तो तुर्की की मुदाखलत इस जंग में फौरी तौर पर हम देख रहे हैं कि बड़ा इमीडिएटली जंग में उभर कर सामने आया 28 नवंबर को यकायक, और इन मज़ाहमतकारों को सपोर्ट कर रहा है। उसका टारगेट है कि जो तुर्क रीजन है इस सीरिया के अंदर, उस पर मेरा हक हो, और जो कुर्द हैं उनको पसपा किया जाए, चूँकि वो तुर्की को तोड़कर एक नई कुर्द रियासत बनाना चाहते हैं। अब होगा क्या? ये बड़ी अहम बात है। मिडल ईस्ट में एक साइकिल ऑफ वॉर है जो पिछले 100 साल से चल रहा है। जब
पहली जंग अजीम हुई तो रीशेपिंग ऑफ मिडल ईस्ट हुई थी। अभी रीशेपिंग ऑफ मिडल ईस्ट का प्रोसेस जारी है जो 2003 की इराक जंग के बाद शुरू हुआ, और इस रीशेपिंग ऑफ मिडल ईस्ट में लीबिया के 2 टुकड़े कर दिए गए, इराक को बिल्कुल कमज़ोर और बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर दिया गया, और इसी तरह ईरान को अब वो ये समझते हैं कि जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं खुसूसन अरब दुनिया में, लेबनान में जैसे हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी, और इसी तरह सीरिया को और यमन को बिल्कुल घुटनों पर टेकने पर मजबूर किया जाए। इम्कान है कि रूस इस जंग में और मुदाखलत करेगा और शिद्दत के साथ करेगा। अगर बशार अल असद की हुकूमत को रूस ना बचा सका तो अब इम्कान पैदा हो रहा है कि सीरिया के टुकड़े करके इस खित्ते में नई छोटी छोटी रियासतें बना दी जाएंगी। ये क्यों होता है? इसलिए कि मिडल ईस्ट में साम्राज्य हमेशा जंगों को जारी रखना चाहता है। जंगों को जारी रखेगा तो अपनी पसंद का और अपनी मर्ज़ी का मिडल ईस्ट होगा, और ऐसे में तुर्की एक रीजनल मिलिटरीली स्ट्रांग रियासत है। वो ये समझता है कि इस गैप को हम पूरा करेंगे, चूँकि जहाँ वो अमेरिका का एक तरफ इत्तेहादी है, दूसरी तरफ वो रूस के साथ भी है। तो ऐसे में तुर्की ये चाहेगा कि हाँ, मैं जितनी भी इस खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल में अपना स्ट्रेटजिक रोल अदा करके और अपनी रियासत को महफूज कर सकता हूँ वो करूँ। लेकिन इस जंग के हवाले से चंद दिनों में दिलचस्प बातें सामने आने वाली हैं जो मैं अगले तजिए में आपके सामने पेश करूँगा। क्या बशार अल असद की हुकूमत बच पाएगी? चूँकि एक नुक्ता बड़ा अहम था जो 2011 को शुरू होने वाली जंग के बाद हुआ कि बशार अल असद की हुकूमत को नहीं गिरा सके अमरीकी और उसके सारे इत्तेहादी। ये जो आप लाल अभी नक्शा देख रहे हैं, ये वो खित्ता है जो बशार अल असद की हुकूमत के तहत है, और दूसरे नक्शे में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो खित्ते हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहमतकारों के कंट्रोल में हैं। अब इनकी कोशिश ये है कि हलब को गिराने के बाद इस सुर्ख खित्ते के ऊपर भी मज़ाहमतकारों की हुकूमत बनाई जाए, और ऐसे में सीरिया को तकसीम करके छोटी छोटी रियासतें बनाने का इम्कान पैदा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर रूस क्यों जंग में मुदाखलत करता है? उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जितने मुसल्लह गिरोह हैं, दहशतगर्द जो मज़हब के नाम पर मुतहरक हैं इस मिडल ईस्ट में, इनका अल्टीमेट जो टारगेट है वो रशिया है। लिहाजा रशिया समझता है कि इसको शुरू ही में ख़त्म किया जाए। लेकिन ये जंग अब बहुत ख़तरनाक जंग के बनकर सामने आ रही है, और इसराइल का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं, और बाइडन ने जाते जाते ये बड़ी जंग का आगाज़ कर दिया है। देखते हैं कि इसको ट्रंप रोक पाएगा कि नहीं, लेकिन इम्कान है कि ये जंग जारी रहेगी और इसमें बहुत खौफनाक सूरत हाल उभर कर सामने आ सकती है। मैं अब तवातर के साथ आपके सामने इस मसले पर, खुसूसन मशरिक़ वस्ता के मसाइल पर, इस तनाज़े पर आपके सामने तारीख़ी और हालात हाज़रा का तज़िया पेश करता रहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।